कार्ल मार्क्स एक ऐसे फिलोसफर कह लें आप जिन्होंने दुनिया के पत्ते पलट के रख दिए भाई साहब। गरीबों को फ्री करना चाहते थे कि उनके ऊपर बोझा जो है हटाया जाए, लेकिन ऐसे रिजीम्स को इंस्पायर कर गए, ऐसे पॉलिटिशियंस को इंस्पायर कर गए जिन्होंने लाखों क्या करोड़ों को मारा या अपने कर्मों की वजह से मरवाया। आप एक यंग लड़के, नौजवान खून, जर्मनी की सीट्स में चल रहे हैं, फिर रहे हैं। उतना अच्छा कार्ल मार्क्स का बैकग्राउंड था नहीं, लड़ाई झगड़े में रहते थे, मारपीट में रहते थे। और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी के एलुमनी हैं। बड़े बड़े फिलोसफर्स आप ले लें, बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स उस यूनिवर्सिटी से निकले हैं। हेगल से इंस्पायर्ड काफ़ी ज़्यादा। फ्रिडरिक नीचा एक और फिलोसफर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन एक यंग लड़का यूनिवर्सिटी में, जिस टाइम पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल व्यूज़ एंड फिलोसफिकल व्यूज़ एंड रिलीजियस व्यूज़, बहुत पर्टिकुलरली रिलीजियस एंड पॉलिटिकल व्यूज़, आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा अपने चरण सीमा पे हैं। वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के साथ एक लड़का आता है और लोगों में बातें कर रहा है, उन फिलॉसफी दर्शनों के बारे में बता रहा है, लेकिन पीपल आर मोर इनरेज्ड, पीपल आर मोर कि भाई तो भड़का रहा है तो भड़काओ, भाषण कर रहा है। एक नोमैड की तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी काटी, कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं हुए। फ्रांस गए, बेल्जियम गए, रशिया गए, सब जगह से निकाल दिया गया। इधर उधर ही वॉज रोमिंग अराउंड बिकॉज हिज आइडियोलॉजीज वे वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। चाय ज़रा थोड़ी कड़वी हो गई, हम ये चाय पत्ती का झोला हटा लें इससे। वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। लेकिन इन्होंने जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फ़िलॉसफी दी, अपनी आइडियोलॉजीज़ दी, उसके लिए कभी ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करे गए। पूरी ज़िंदगी गरीबी में इन्होंने काटा और मरने से पहले तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपनी गरीबी में ज़िंदगी काटी। आप समझें मैं कैसे बताऊं, 11 लोग, सिर्फ 11 लोग इनके फ्यूनरल में थे। इतनी गरीबी में इन्होंने अपना वक्त काटा। और इनके मरने के 7 साल बाद ही इनकी फ़िलॉसफीज़ वायरल होनी शुरू हुई। आज की भाषा में अगर बात करें, लेनिन जैसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने इनकी फ़िलॉसफी अपने ऊपर अप्लाई करनी शुरू करी और अपने आप को घोषित किया कि भाई मैं तो एक मार्क्सिस्ट हूँ, मेरी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। और फिर तो रेस इज़ हिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में वार्तालाप कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। लेट्स सी इनकी फ़िलॉसफी क्या रखती है, क्या होल्ड करती है, अगर हम एक गाइड के बारे में बात कर रहे हैं। और कैसे ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द मॉडर्न इंटेलेक्चुअल एरा। अगर आप बात करें तो कुछ ही फिलोसफर्स हैं। कार्ल मार्क्स हो गए, आपके चार्ल्स डार्विन हो गए और फ्रीडरिक नीचे हो गए। इन तीन को तिगड़म कहा जाता है मॉडर्न इंटेलेक्चुअल एरा के। और भी है, ऐसा नहीं है। आपके हेगल हैं, इमैनुअल कांट है, लीबनिज़ है, स्पिनोज़ा हैं। ये सब फिलोसफर्स हैं जिन्होंने क्रांति बजाने वाले काम दिए। लेकिन मॉडर्न इंटेलेक्चुअल जो एरा है तुम्हारा, ये ठीक है 1920 21st सेंचुरी, उसमें ये जो तिगड़म था, 3 मस्केटियर्स, ये बहुत सॉलिड रहा। इन्होंने बहुत धूम मचाई है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं यार, हु वाज मार्क्स, है ना। अगेन ये पीना ज़रूरी है, लंबा लेक्चर जाएगा, थ्रोट बहुत ही मेस्ड अप है। कितने जब तक लेक्चर मिल रहे हैं भाई ले लो, कंज्यूम कर लो। कितना लंबा मैं कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू कर पाऊँगा, इवन आई डोंट नो। तो जितना हो पा रहा है कर लेते हैं। अभी 1818 में थोड़ा सा इनका हिस्ट्री ले लेते हैं, बहुत ब्रीफ लेंगे। जिसको सुनना है सुने, वरना आप टाइम से हम देख के आगे स्किप कर सकते हैं। ब्रीफली 1818 में ये रशिया में ये पैदा हुए, मॉडर्न डे जर्मनी आप कह लें, एक जूइश फैमिली में। अब क्या था, इनके पिताश्री जो थे टेंडेंसीज एथिस्टिक थी। अब थे तो ये लोग जूज़, बट लेटर बिफोर मार्क्स के पैदा होने से पहले दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। और लीगल रीजंस भी थे इनके अपने, वहाँ पे जो चल रहा था रशिया का डिवीज़न वगैरह, उस वजह से। तो इनके फादर जो थे वो एक लॉयर थे। बट एनलाइटनमेंट एरा के जो वैल्यूज़ थे, जो एनलाइटनमेंट एरा है ना, ये वक्त एनलाइटनमेंट एरा का है। जितने साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है ये, या एनलाइटनमेंट रेवोल्यूशन हुआ है, ये इसी टाइम फ्रेम में हुआ है।
और इनकी जो मदर थी वो एक डच जूइश डिसेंट की थी। इनकी एजुकेशन जो हमने पढ़ ली यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से और बर्लिन से हिस्ट्री पढ़ी इन्होंने, फिर अपनी पीएचडी ली इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से। इनकी फ़िलॉसफी हेगल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी इनके काम में। अगर आप और डेप्थ में घुसें, इस पर रिसर्च करें, तो हेगेलियन डायलेक्ट्स, हेगेलियन थ्योरीज़, तुम्हारा जो ये होता है क्या बोलते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको इनकी फ़िलॉसफी में मिल जाएंगे। और फ्रोबाख का मटीरियलिज़म जो है वो इनकी फ़िलॉसफी में दिख जाएगा। लेटर इन्होंने अपनी थ्योरी में हिस्टोरिकल मटीरियलिज़म इन सब का जोड़ जाड़ के अपनी थ्योरी में लाए। बट जो इनका काम था जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा, विच वॉज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कैपिटलिज्म स्काई रॉकेटेड कि आप मास मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, आप कुत्तों की तरह बेच रहे हो सामान। दिल्ली में बोला जाता है जब कोई भी चीज़ को एम्फेसिस देना होता है ना, कुत्तों की तरह पेल दिया उसको, आए कुत्तों की तरह दबा के खाया उसने तो कुत्तों की तरह आप समझ लीजिए बेच रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, लेबर लॉस का कोई अता पता नहीं, चाइल्ड बाल श्रमिक बच्चों के मजदूरी का कोई अता पता नहीं, बुरी हालत हो रखी है। बट ही वॉज लाइक कि हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये मास लेवल में ऐसे खो जाते हैं सारे विच इज़ आपके वर्कर्स की उनका आर्ट चला जाता है, उनकी काबिलियत चली जाती है, उनके बारे में इंडिविजुअल लेवल पे कोई बात नहीं कर पाता। तो भैया ये तो बहुत ज़रा दिक्कत वाली बात हो गई। ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो ये जो काम जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी इन्होंने दिया, इन्होंने अपने एक दोस्त फ्रेडरिक एंगेज के साथ, जो कि एक और फिलोसफर था, उनके साथ मिलके किया। और फ्रेडरिक एंगेज ने बहुत सपोर्ट किया। कुछ एक बार फैक्ट चेक कर लेना, 30 से 40 हज़ार डॉलर के बीच में फ्रेडरिक एंगेज ने इनको पैसा दिया टू सस्टेन हिम। तो एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि खुद तो भाई, क्योंकि फ्रेडरिक एंगेज के बाप वॉज अ बिग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, जो भी आप कह लें, और फ्रेडरिक एंगेज के पास वो पैसा था। तो सब ये कहते थे खुद तो तुम कैपिटलिज्म का पैसा चूस के ज़िंदा बैठे हो और कैपिटलिज्म की मारने की कोशिश कर रहे हो। बट बहरहाल यहाँ पे क्या है, मैं चाहता हूँ तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके अभी इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आई वांट कि लिखो कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज़ या कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है। क्योंकि सबके अपने आइडियोलॉजीज़ हैं, सबके अपनी थ्योरीज़ हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप ज़रा कमेंट सेक्शन में जाके लिख के। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ, मास्टर क्लास 2.0 इज़ इन द कार्ड्स। इस बार मास्टर क्लास 2.0 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। मैं एक अनाउंसमेंट ये दे देता हूँ कि उसके अंदर हर हफ्ते 2 हफ्ते में मॉड्यूल्स और कोर्सेज अपडेट होते रहेंगे, कुछ कुछ नया आता रहेगा। हम इसको थोड़ा कम्युनिटी जैसा भी बनाने की कोशिश करेंगे, इसको इंगेजिंग भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो और एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा कि सब कोई मास्टर क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और जिसको कंप्लेंट है कि ये तो बेचने लग गया, अगर तुम बेच नहीं रहे हो तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट है, तुम्हारी क्रिएटिविटी फालतू है। इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन बट यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, देन यू आर फक्ड अप ऑलरेडी। तो एक ही गाय का कॉन्सेप्ट है जापानीज़ फिलॉसफी। तो जो नहीं खरीद सकता कोई बात नहीं, जब आप खरीद सकें खरीदें। ये उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वैल्यू चाहते हैं, क्योंकि भाई अभी इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा, इंसान ही हूँ, ठीक है ना। नाउ तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करते रहना, आ जाएगा। दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ अ काइंड। ये मास्टर क्लास 2.0 होने वाला है, अपग्रेडेड वर्जन। जितने प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वर्जन में। तो इनकी राइटिंग्स तो है, इन्होंने राइटिंग्स भी दी फ्रेडरिक एंगेज के साथ मिलके, इन्होंने को ऑथर किया किताबों को। बट इनकी जो 2 फेमस काम है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये दास कैपिटल जो भी आप बोलना चाहिए, ये 2 फेमस इनके काम हैं जिन किताबों ने मार्क्सिस्ट थ्योरी की ना फाउंडेशन रखी। इनकी लेगेसी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे, बट अभी हम लोग घुस जाते हैं इनकी कोर फिलॉसफीज़ में सीधा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था ना इनका, था हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का। यहाँ रहेंगे हमारे नोट, जिससे हम कुछ मिस आउट नहीं कर जाएँ। बुलेट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, और मैं इसको इलेबरेट कर दूंगा आपके लिए, जिससे हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस समझ पाए। अब क्या है ना, इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर बात करी कि भाई हिस्ट्री कैसे शेप हुई है। और इनका कहना था
कि हिस्ट्री, क्योंकि अभी तक लोग कह रहे थे भाई हिस्ट्री आइडिया से शेप होती है, आइडियोलॉजीज, डॉगमास और अलग अलग तरीके के वहम और कल्चर्स। नहीं नहीं नहीं, हिस्ट्री मटीरियलिज्म पे आधारित है। मतलब मटीरियल की वजह से हिस्ट्री बनती है। वो मटीरियल कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, 10 तरीके की चीज़ें, ठोस पुख्ता चीज़ें जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। आइडियाज़ नहीं, आइडियाज़ आर एब्स्ट्रैक्ट, हम पकड़ नहीं सकते। आइडिया दिमाग से निकाल के हाथ में रख सकते हो नहीं भैया, ऑब्वियस सी बात है, भेजा नहीं खोलोगे। बट आइडियाज़ आर दिस एब्स्ट्रैक्ट। और इस तरफ जैसे हमने कहा, पता नहीं 2 लीटर की क्यों कोक की बोतल पड़ी हुई है मेरे यहाँ पे टेबल पे, बट हाँ पड़ी है। तो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन होल्ड in your hand. This video is not sponsored by Coca-Cola, but you can hold it in your hand. तो ये ऐसी चीज़ों का मिलन बन के हमारी हिस्ट्री शेप हुई है। और इसी शेपिंग ऑफ द हिस्ट्री में देयर आर क्लास स्ट्रगल्स, हर जगह स्ट्रगल चल रहा है। तुम्हारे स्लेव्स हैं वर्सेस द मास्टर्स हैं, लॉर्ड्स हैं वर्सेस द सर्फडम का एक कॉन्सेप्ट था, SERFDOM, जिसको और जानना है सर्फडम के बारे में मैंने अच्छे से समझाया भाई। मैंने एक अल्टीमेट लेक्चर बनाया था, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, बहुत पुराना है, उसको मैंने शुरू किया था अल्टीमेट लेक्चर बनाना। सबसे पहला अल्टीमेट लेक्चर था वो मेरा दोस्तोयेव्स्की का, तो उसमें मैंने सर्फडम समझाया हुआ है, जाके देखो। मैंने बीच बीच में फालतू भी बक दिए, तो उसमें से एक पार्ट सर्फडम था जो जाके देख सकते हो। कैसे रिच वर्सेस पुअर, वर्कर वर्सेस कैपिटलिस्ट, कैसे ये डिवीज़न क्रिएट हो रहा है ना। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना सब चीज़ों की वजह से, यही है द इंजन ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। अगर हिस्ट्री में चेंज आ रहा है तो यही इंजन की वजह से चेंज आ रहा है। इसके बीच में लड़ाई, उसके बीच में लड़ाई, कौन कितने बड़ी ज़मीन को कब्जा कर सकता है जो गुलामों से भरी हुई है, वो उतना बड़ा राजा हुआ, और फिर राजा आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह से वॉर्स हो रही हैं। यही होता था, दिस वॉज इट। तो मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि भाई कैपिटलिज्म गिर जाएगा और एक नया सिस्टम आएगा, ठीक है, सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का, जिसमें कम्युनिटी की तरह लोग रहेंगे। लेकिन भाई धीरे धीरे वो चीज़ थ्योरेटिकली तो लोगों को बड़ी अच्छी लगे, बट धीरे धीरे इट स्टार्टेड फॉलिंग अवे। नहीं भाई यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है, तो गिर रहा है। तो ये था इनका हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, कि हिस्ट्री इज शेप्ड बाय मटीरियल थिंग्स, पर्टिकुलरली क्लास स्ट्रगल। फिर ये आगे डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म पे बात करते हैं। हेगल के डायलेक्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट है, जो कि मैंने बताया था, थीसिस वर्सेस एंटीथीसिस, और थीसिस एंटीथीसिस मिलके सिंथेसिस बन सकता है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, हेगल एक्सप्लेन्ड, एक ही वीडियो है हेगल का मेरे चैनल पे, वो जाके देख सकते हो। बट मार्क्स ना रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पे फोकस्ड है, क्योंकि हेगल वॉज ऑल्सो इनटू हिस्ट्री, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, और हिस्ट्री कैसे शेप करती है, हिस्ट्री कैसे चाबी होती है चीज़ों के लिए, फ्यूचर के लिए, एंड हाउ यू कैन स्टडी हिस्ट्री टू हेल्प योर सेल्फ आउट। यार AC चला दे, वो कर दे, पसीना बह रहा है, ऐसी गर्म चाय पी रहा हूँ, तभी क्या चला के रखा कर AC। तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग, हेगल ने कहा सही, लेकिन हम लोग रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पे ज़रा बात करेंगे। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को लेके बैठ नहीं सकते कि आइडियाज़ हैं लेके बैठ गए एंड उसके अराउंड फिलॉसफी बिल्ड हो रही, क्योंकि रियल वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करता। प्रोग्रेस तब होता है जब ऑपोजिंग इकोनॉमिकल फोर्सेस क्लैश करती हैं। मतलब वर्कर्स वर्सेस जो ओनर्स होते हैं, या वर्कर्स वर्सेस जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो भिड़ते हैं, तो आपका प्रोग्रेस होता है। नहीं भाई, वर्कर्स को पसंद नहीं आ रही ये चीज़, आपको चेंज करना पड़ेगा, रूल्स चेंज करना होगा। वर्कर्स यूनियन बन गया है कि आपको वेजेस बेटर करने पड़ेंगे, वर्किंग कंडीशंस बेटर करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे वर्कर्स खुश रह पाएँ। तो कैपिटलिस्ट बोलेंगे ठीक है भाई, थोड़ा सा कर देते हैं, खींच देते हैं चीज़ों को, ये खुश रहेंगे तो काम भी अच्छा होगा, क्योंकि वैसे ही अपने हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं प्रोडक्ट्स अच्छे बन नहीं पा रहे। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और ये एक क्रिटिसिज्म कह लो, या एक तुम प्रोग्रेस कह लो, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं वैसे अपने पर्सनल ओपिनियन देता नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत सही था, विच वाज आपका कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट, कि सबको साथ में लेके चलने का। कैपिटलिस्ट वर्कर्स को समझ पाए, और वर्कर्स समझ पाए कि कैपिटलिज्म ज़रूरी है जिससे कि हमारी लाइफ बेटर हो पाए, वहाँ तक ठीक था। लेकिन कॉन्सेप्ट वही आ जाता है कि अगर आप उंगली दो, दुनिया हाथ पकड़ना शुरू कर देती है। माइक्रो एग्जाम्पल होता है, तुम किसी की मदद करने जाओ, तुम अपना
थोड़ी सी हेल्प करी वो पीछे ही पड़ जाता है तुम्हारे। तो यहाँ अगर यूनियंस की हेल्प करनी कैपिटलिस्ट ने शुरू करी तो वो ढीठ होते चले जाते हैं, ढीठ होते चले जाते हैं, वो फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, तब तक जब तक कैपिटलिस्ट सपोर्ट नहीं कर पाया उसको, उसके प्रॉफिट मार्जिन कट आउट हो रहे हैं, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सपैंड। क्योंकि सिंस आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बिजनेस पर्सन, देर आर स्केलेबिलिटी फैक्टर्स इन बिजनेस। जितने बड़े बड़े शहर देख लो, सब किसी बिजनेस के अराउंड बिल्ड हो रखे हैं, समझ रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं, आसाम में जिसको जगह पता है, डिग बॉय में ऑयल इंडिया का पूरा सिस्टम बिल्ट आउट है और उस वजह से चल रहा है। जमशेदपुर में टाटा का पूरा सिस्टम बिल्ट आउट है तो उस वजह से चल रहा है। अब एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, नेचर का हुआ है, वर्कर्स का हुआ है, बट एक टाउन बिल्ट हुआ है, एक इकोनॉमी बिल्ट आउट हुई है जिससे बहुत लोगों को रोज़गार भी मिला है। एक और एग्जांपल, यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, अपना एयरपोर्ट। बड़े बड़े खेत ले लिए गए कि भाई वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत लोग परेशान थे, लेकिन सरकार ने बोला हम रोज़गारी देंगे यहाँ के लोगों को। अब मिली नहीं मिली वो मेरे को नहीं पता, आई विल नॉट कमेंट ऑन डैट, बट ये कहा गया कि रोज़गारी मिलेगी, तो एक विन विन सिचुएशन हो गया कि भाई चलो आने वाली 7 पुश्तें तो सुधर गई हमारी एटलीस्ट, कब तक किसानी करते। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, तो वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, बट तुम समझ पा रहे हो। साथ साथ अगर चलता तो होता, लेकिन यहाँ दिक्कत हो गई। तो जब दो चीज़ें फटती हैं तो इवॉल्व होती हैं, और जिस देश में जितने बेहतर तरीके से होता है कि वर्कर्स कैपिटलिस्ट को समझ पा रहे हैं, कैपिटलिस्ट वर्कर्स को समझ पा रहे हैं, वो देश तरक्की करते हैं। जैसे तुम्हारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, तुम्हारा नॉर्वे हो गया, है ना, स्वीडन आता है, हाँ आता है शायद, तो फंबल कर जाते हैं हम। तो ये सब जो तुम्हारा अपर नॉर्दर्न यूरोप जितना हो गया, आइलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, इन सब में अच्छे वर्किंग कंडीशंस। क्यों? क्योंकि समझा। तो दिस इज हाउ सिस्टम इवॉल्व्स, और ये एक टूल बन जाता है, दिस इज अ टूल जिसकी मैंने बात करी है, मार्क्स बोल रहे हैं, ये एक टूल बन जाता है टू एनालाइज चेंज, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है रेवोल्यूशन के थ्रू, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। इट इज़ अ टूल टू एनालाइज, क्या आप एनालाइज कर पा रहे हैं चीज़ें। तो यहाँ पे इस हद तक वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो मार्क्स ने दिया था, इट वॉज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल मुद्दा रिलेटेड टू एलियनेशन ऑफ लेबर, कि भाई साहब जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं, मजदूर लेबर जो काम कर रहे हैं, वो खो जा रहे हैं। कहाँ खो जा रहे हैं भाई साहब? एक टाइम पे जिस प्रोडक्ट को वो पसंद करते थे बनाना, जिस स्किल सेट में वो इंटरेस्ट लेते थे, अब वही स्किल सेट उन्हें ख़त्म कर रहा है। उसी प्रोडक्ट से वो अपने को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिटैच्ड महसूस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म के अंदर एक लेबर डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने ही प्रोडक्ट से जो वो बना रहा है, ठीक है। इट्स मोर ऑफ कि लेट्स से गांव है, गांव के अंदर यू नो देयर इज़ दिस क्राफ्ट पर्सन, वो खूबसूरत चीज़ें बनाता है। लेट्स से यहाँ से कुछ भी उठा लें, वो ये बनाता है खूबसूरत सा, ठीक है। प्लांट होल्डर जो होता है ये बनाता है। अभी तो ये प्लास्टिक का है, लेट्स से क्ले का है, बना रहा है, बहुत खूबसूरत सा है, क्ले का बना हुआ है, और वो यू नो पूरे दिन में ऐसे 3 ही बना पाता है, 4 ही बना पाता है, बट ही इज़ लविंग इट, ही इज़ लविंग हिज आर्ट एंड ही इज़ सेलिंग इट, ठीक है, सेल कर रहा है उसको। लेट्स से बना के इसको बेच रहा है 400 रुपये में, ठीक है। अब एक फैक्ट्री ओनर आता है, वो देखता है भाई इसकी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड में, ठीक है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें इक्विपमेंट्स दूंगा, मैं तुम्हें मशीनरी दूंगा, क्या तुम इसको 4 की जगह दिन के 20 बना पाओगे, 30 बना पाओगे? मैं इसके तुम्हें 400 रुपये तो नहीं दे सकता, लेकिन 200 रुपये दे सकता हूँ, या 150 रुपये दे सकता हूँ। तो उसको लगेगा हाँ भाई 150 रुपये भी मिल रहे हैं, मैं वैसे 3 बना पाता हूँ, अभी मैं 20 बना पा रहा हूँ, तो मैं इतना पैसा कमा लूँगा, मैं 3000 के करीब कमा लूँगा पूरे दिन में, 2 से 3000 कमा लूँगा, 1500 कमा लूँगा, पहले से तो ज़्यादा कमाऊँगा। लेकिन इन द प्रोसेस वो हाँ बोल देता है, बट नाउ ही इज़ नॉट ओनिंग दिस प्रोडक्ट। मतलब इतना मास मैन्युफैक्चर हो रहा है इस चीज़ का कि वो अपनी काबिलियत इसमें नहीं डाल पा रहा। हर प्रोडक्ट एक दूसरे से पहले अलग होता था, अब सेम है, सब सेम है, सब चीज़ें वैसी। अगर मोल्ड में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो एक लकीर वैसी आ रही है, वैसी ही आती रहेगी जो मोल्ड इसको बनाने वाला होता है। तो एक आर्टिस्टिक वैल्यू चली जाती है, खूबसूरती चली जाती है चीज़ की, और वो बंदा समझता है कि आई एम एलियनेटेड। अब वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, जिस हम मार्क्स के दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि
प्रोसेस से वो डिटैच हो चुका है, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा है जो उसका मालिक कह रहा है बनाने को, जो कि फैक्ट्री ओनर है। और तीसरी चीज़ कि आइसोलेट हो जाता है वो खुद से ही। हो सकता है फैक्ट्री ओनर ने आज एक बंदा रखा, फिर एक और ला रहा है, फिर तीसरा ला रहा है, फिर चौथा ला रहा है, और दैट पर्सन इज़ लॉस्ट। वो अपने स्किल को फुल पोटेंशियल पे दिखा ही नहीं पा रहा, और उसका रिजल्ट क्या होता है, वर्क मीनिंगलेस लगने लग जाता है, ही डजंट फाइंड मीनिंग, और उस बंदे को वो खुद एक मशीन की तरह लगने लग जाता है जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो दिस वॉज एलियनेशन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कि भाई एलियनेट हो गया है लेबर। फिर इनका एक कॉन्सेप्ट आता है सरप्लस वैल्यू का, कि वर्कर या मजदूर वैल्यू अपने मजदूरी के थ्रू क्रिएट करता है, उसकी वैल्यू उसके मजदूरी के थ्रू क्रिएट होती है। तुमने उनको लालच दे दिया ज़्यादा चीज़ें बनाने का, बट उनको प्राइस अब कम मिलने लग गया है, उनकी वैल्यू, उनकी मजदूरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई। इंडिया में होता है ऑन अ डेली बेसिस। लेबर चौक पे तुम चले जाओ, एक बंदा बोलेगा मेरी दिन की दिहाड़ी इतनी है, मैं इतने में आपके घर में पेंटिंग कर दूंगा, पुताई कर दूंगा। ठीक है, तुम बोलोगे नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ले रहे हो भैया। वहाँ से 3 और लोग अपना पेंट का डिब्बा लेके, लोटा वोटा जो भी है लेके आएंगे, छेनी हथौड़ा लेके, हम इतने में कर देंगे, हम उतने में कर देंगे। फिर वो पहला बंदा बोलेगा कि ये तो आपका काम ख़राब कर देंगे, ये क्वालिटी ख़राब करेंगे, मैं आपको अच्छी क्वालिटी में काम दूंगा, जो कि होता है कंस्ट्रक्शन, बिकॉज आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत होता है, जहाँ तुम प्राइसेस कट करना शुरू करते हो घर सड़ने शुरू हो जाते हैं। सड़े हुए मटीरियल, लकड़ी ऐसी जिसमें दीमक लग जाए, खोखली दीवारें, सरिये गलने लग जाते हैं, फाउंडेशन वीक होने लग जाती है, बेंड होने लग जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप मजदूरी जब कट करेंगे तो क्वालिटी भी अपने आप कट हो जाती है। तो दैट वाज अ लाइव एग्जांपल। यही इनका कहना था कि सरप्लस वैल्यू, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, जो कि एक्स्ट्रा वैल्यू है, प्रॉफिट है, वो किसकी जेब में जा रहा है? कैपिटलिस्ट की जेब में जा रहा है। जो असली वैल्यू जो मिलनी चाहिए सामने वाले मजदूर को, वो कैपिटलिस्ट की जेब में जा रही है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू स्टोलन लेबर। मार्क्स का ये एक मैथमेटिकल काइंड ऑफ इक्वेशन था कि जो भी प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं, जितने परसेंट भी, जिसको तुम आज की डेट पे, जिसने बिजनेस के बारे में ज्ञान होगा, एबिटा कहो, ईबिट कहो, बिफोर टैक्सेस, आफ्टर टैक्सेस, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हुए, वो सब एक मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा हुआ, वो सारा जेब में जा रहा है जो कैपिटलिस्ट है। और यही है कोर ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके बारे में मार्क्स ने बात करी। आगे बढ़ते हुए इन्होंने बोला इन सब का एक ही इलाज है, विच इज़, इतना सब कुछ चल रहा है, वो सब हो गया मार्क्स बाबा, आपने सब कुछ तो बकल लिया, अब ये बकल लिए ज़रा कि भाई साहब ये तो बताओ कि क्या इसका सोल्यूशन है। थ्योरी में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या किया जा सकता है? तो उन्होंने कम्युनिस्ट यूटोपिया का आइडिया दिया, विच इज़ एक फाइनल स्टेज, जहाँ पे क्लासलेस, स्टेटलेस, मनीलेस सोसाइटी होगी, जहाँ सब मिल बांट के खाएंगे पिएंगे रहेंगे। यूटोपिया इज़ एक ऐसा एज, ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है, इक्वल वेजेस हैं, इक्वल पे है। मैं यूटोपिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्क्स की यूटोपिया के नहीं, जनरल यूटोपिया बता रहा हूँ। सब खुश हैं, खुशहाली है, कोई एक दूसरे को नीचे नहीं खींच रहा, रेसिज्म नहीं है, क्लास नहीं है सोसाइटी में, और यहाँ पे कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई कुछ ओन नहीं करता है, एवरीवन इज़ इक्वल। दिस वाज कम्युनिस्ट यूटोपिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और जिस दिन ये सोसाइटी बन गई, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा और लोग अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत है उसको कोई फुलफ़िल करेगा, उसकी कोई और ज़रूरत होगी उसको कोई और फुलफ़िल करेगा। सब साइंटिस्ट अपनी जगह है ना, इंजीनियर अपनी जगह, म्यूजिशियन अपनी जगह। कोई सरकार नहीं चाहिए इन लोगों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि सरकार ख़त्म कर देती है, खोखला कर देती है चीज़ों को, अपने लोगों को घुसाने लग जाती है। यहाँ पे हमको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जो कोई कॉर्पोरेटिव होगी, यहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो इससे एक कहानी याद आती है, जो सोसाइटीज़ होती थी उस वक्त रशिया में, जर्मनी में बोल्शेविक सोसाइटी भी थी, और पेट्रेशेव्स्की सर्कल था दोस्टोयेव्स्की के टाइम पे। तो ये सब जो सर्कल्स थे, यहाँ पे अलग अलग तरीके के माइंडसेट के लोग आ रहे हैं, कुछ कम्युनिस्ट लोग भी होते थे। तो बहस चल रही, जो यंग ब्लड कम्युनिस्ट लोगों का, कम्युनिस्ट जो नए आ रहे थे,
वो लोग जो है बोल रहे हैं कम्युनिज्म ये प्रोवाइड करता है, कम्युनिज्म वो प्रोवाइड करता है। तुम्हारा रेटोरिक उस वक्त बहुत सॉलिड था, जो कि ग्रीक फिलोसफर्स ने बात करी थी। रेटोरिक, बात करने का तरीका क्या होता है, द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, उसको तुम ये समझो यंग लड़के बहुत अच्छे से निभा रहे थे रेटोरिक। तो वहाँ पे सब बोल रहे हैं, वहाँ पे एक ग्रुप्स बैठा था छोटा सा, जो कि बूढ़े लोगों का था, जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि यंग ब्लड बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ का बंटवारा होगा, ऊपर से लेके नीचे तक सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो एक एनेक्डोट की तरह ले लो, एक मजाक की तरह ले लो, मजाक बनाया जाता है इस चीज़ का। तो एक बूढ़े, जब वो जवान चुप हो गया तो एक बूढ़ा आदमी बोलता है वहाँ पे, बेटा वो सब तो ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, सब कुछ डिवाइड होगा, सब चीज़ों का बंटवारा होगा, लेकिन लेट से किसी के कच्चे या मोजे में छेद हो जाएगा तो वो खुद से सिलेगा या वो भी सोसाइटी आके सिलेगी? वो बैठा रहेगा कि मेरे कच्चे का छेद भरा जाएगा? तो इट वॉज अ लाइट हार्टेड काइंड ऑफ कॉमेडी। जिसको नहीं समझ में आई, आपके पास दिमाग की कमी है, जो कि थोड़ा बादाम बादाम खाइए बढ़ेगा, बट जिसको समझ में आ गई वेल एंड गुड। बट समझा देते हैं हम कि भाई असली में जो तुम बात कर रहे हो माइक्रो लेवल पे कैसे कम्युनिज्म काम करेगा। मैक्रो लेवल पे तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ये से होगा इक्वल वेजेस, इक्वल प्रॉपर्टी, इक्वल राइट्स, कोई लैंड ओन नहीं करेगा, कोई ये ओन नहीं करेगा, कोई वो ओन नहीं करेगा, गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी, फैक्ट्री सब लोग मिलकर ओन करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये वो 10 तरीके की चीज़ें। बट माइक्रो लेवल पे रोज़मर्रा की प्रॉब्लम, समझ रहे हो, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम। अब क्या धुलाने भी तुम्हारा सोसाइटी आएगी, एक लंबी कतार बाहर खड़ी रहेगी कि सब चलो भैया इसका धुलाते हैं चल के, खुद से नहीं धो सकता क्योंकि कम्युनिज्म चल रहा है। तो इस तरीके के मजाक बनते रहते थे। बट इन्होंने कहा, मार्क्स का कहना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाएंगे और बनाने की कोशिश करते रहेंगे। पार्ट 3 पे यहाँ पे आते हुए, नो हार्ड फीलिंग्स बाय दैट स्टोरी, दीज आर जस्ट जोक्स। तुम कम्युनिज्म के सर्कल्स में घुसोगे तो तुम्हें पता लगेगा, जो ऑनलाइन रेडिट फोरम्स और ये सब बने हुए हैं, क्योंकि लेक्चर्स जब बनाने हो तो उसमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो देर आर बोथ सेगमेंट्स ऑफ दिस कहानी, प्रोज एंड द कॉन्स। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हुए पार्ट 3 पे हम लोग द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो इनकी दास कैपिटाल जो है उसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा लेक्चर बनाऊंगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे भी और दास कैपिटाल पे भी। तो डू कमेंट डाउन इफ़ यू नीड द फुल फिलोसफिकल, जैसे मैंने फ्रांस काफ्का की किताब मेटामॉर्फोसिस पे पूरा बनाया था वैसे ही बनाऊँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो। टाइम लगता है वैसे वीडियोज़ में। तो अभी यहाँ पर हम लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो इनका होली बुक थी, जो इनकी बाइबल काइंड ऑफ थी, उसको लेके चलते हैं। इसमें ना मार्क्स और एंगेल्स ने किताब से ज़्यादा एक तरीके से 10 डिमांड्स दी थी। 1848 में इस किताब का चयन हुआ। मैं यहाँ पे इसको जल्दी से लेके चलूँगा, ज़्यादा लंबा खींचूँगा नहीं। सबसे पहला था यहाँ पे एबॉलिश प्राइवेट लैंड ओनरशिप, कि कोई इंसान प्राइवेटली नहीं ओन करेगा लैंड, कि एक के पास सारी ज़मीन है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़मीन जो है का जो रेंट आ रहा है, जो तुम्हारा किराया आ रहा है, वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लैंडलॉर्ड्स में नहीं, जो कि सर्फडम का कॉन्सेप्ट था, चलता था, जो कि अगेन मैं कहूँगा जाके आप देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, जाके आप मेरा डॉस्टोयेव्स्की वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने सर्फडम समझाया हुआ है। दूसरा था इनका प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, कि जितना कमाओगे उतना टैक्स दोगे, जो कि होता है सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं फॉलो होता है। जो ज़्यादा कमा रहे हैं, जो टैक्स ब्रैकेट में इतना फॉल करते हो, वो मतलब जो इनकम ब्रैकेट में इतना फॉल करते हैं, उनका टैक्स ब्रैकेट इतना होता है, वो सब बहुत कंट्रीज़ में होता है, दैट इज़ फाइन। बट इनका कहना था कि हमें रिच और पुअर का गैप रिड्यूस करने के लिए यही एक चीज़ करनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन रिड्यूस द गैप। तीसरा इज एंड इनहेरिटेंस राइट्स। अब कोई पासिंग डाउन द वेल्थ नहीं होगा क्रॉस जनरेशन की। बाप की बाइक मेरे को बहुत गंदी लगती है भाई, बहुत गंदी लगती है। दिल करता है बाइक पे जो चला रहे हैं ना, उनका मुंह लेके एग्जॉस्ट पे घुसेड़ के बोलूँ, ले भाई सुन अब इसकी आवाज़। लिटरली नो हार्ड फीलिंग्स अगेन। तो इनहेरिटेंस राइट, इनहेरिटेंस राइट्स में नहीं होने चाहिए बाप की प्रॉपर्टी बेटे पे चली गई, 7 पुश्तों तक चल रही, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, मार्क्स ने कहा, एंगेज ने कहा, इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं रहता, कि एक जगह सारी वेल्थ है, कि एक बाल्टी में सारा पानी आ गया, पूरे 10 घरों में पानी नहीं है, एक ही बंदा सिर्फ पानी भरे जा रहा है, सब में पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, 1 2 3। चौथा, कॉन्फिस्केट रेबल एंड इमिग्रेंट प्रॉपर्टी। ऐसे लोगों से एसेट्स ले लो जो सिस्टम से दूर हटना चाहते हैं, सिस्टम को एबॉलिश करना चाहते हैं, सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको छोड़ दो। कम्युनिज्म क्या चाहता था ना, कम्युनिज्म चाहता था कि हमारे ओपोनेंट्स आए नहीं, हमारा कोई विरोध करने वाला नहीं आए,
क्योंकि भाई विरोध करने वाले आएंगे, पैसा कमाएंगे, तो वो रेजिस्टेंस को फंड करेंगे, रेबल्स को फंड करेंगे। और इसी का फ़ायदा हिटलर ने भी उठाया था। उसने कहा कि भाई देखो, कम्युनिस्ट लोग तो बोलते हैं कि हम किसी को आने नहीं देंगे, अगर कम्युनिस्ट लोग छा गए तो तुम लोग सब खत्म हो जाओगे, कोई कमा नहीं पाएगा, गरीबी छा जाएगी यहाँ पे। तो भाई मैं कम्युनिस्ट लोगों को मार मार के भगाऊंगा, मैं वही करूँगा जो ये कर रहे हैं, मैं उनको जीने ही नहीं दूंगा, पनपने ही नहीं दूंगा। मच्छर बोला, मच्छरों की तरह, जैसे मच्छर पानी में अगर बैठ गया तो पानी सड़े हुए पानी पे बैठता है, उस पानी ख़राब कर देता है, अपने बच्चे देता रहता है, बढ़ते जाते हैं। हम ये मच्छर जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो मेन गोल मार्क्स का ये कहना था कि स्टॉप एनिमीज फ्रॉम कीपिंग वेल्थ एंड फंडिंग रेजिस्टेंस। जो भी रेबिलियन कर रहा है उसका सामान ले लो, जो भी विरोध करने आए ऑपोजिशन से, उसको कंट्रोल कर लो। उसके बाद स्टेट कंट्रोल बैंकिंग रहेगी भाई। एक नेशनल बैंक रहेगा जो सारा क्रेडिट, मनी लेंडिंग, रेंटिंग, लोनिंग, जो भी है, EMI BMI जो समझना है सब वो करेगा। कि प्राइवेट बैंकिंग का प्रॉफिट सिस्टम हटा ही दो, हमें पब्लिक की नीड्स को सर्व करना है, और वो ऐसे ही होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की भी बात करी भाई, ट्रांसपोर्ट आएंगे जाएंगे कैसे। स्टेट ओन ट्रांसपोर्ट रहेगा और कम्युनिकेशन रहेगा। सरकार जो है रेलवेज़ को कंट्रोल करेगी, रोडवेज़ को कंट्रोल करेगी, एयरवेज़ है एयरवेज़ को कंट्रोल करेगी, एयरशिप्स को कंट्रोल करेगी, अभी का इंटरनेट होता है इंटरनेट को कंट्रोल करेगी, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में होता है, इंटरनेट भी कंट्रोल होता है। एसेंशियल सिस्टम्स रहेंगे इन प्लेस जो कि ज़रूरत है। किसी के प्राइवेट गेन के लिए कोई सिस्टम नहीं रहेगा कि इंडिविजुअल नेटवर्क बना रखा है। जैसे अमीर बिलियनर लोग होते हैं, अपना ही उनका सिस्टम है, उनका अपना ही रेडार मैकेनिज़्म है, उनका अपना ही डिटेक्शन मैकेनिज़्म, उनका अपना ही इथरनेट है, इंटरनेट है, उनका अपना ही लोकलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क्स हैं। वो नहीं होगा, सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार के थ्रू, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेंसरशिप कह सकते हैं, बड़े लेवल पे अगर उसको देखा जाए तो हो सकता है। फिर इनका जो था वो था एक्सपैंड स्टेट ओन फैक्ट्रीज एंड फार्म लैंड, कि जो वेस्ट लैंड है जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता उसको भी बढ़ाओ, किसान भेजो वहाँ पे, और जितनी खेती कर सकते हो करो, इंडस्ट्रीज रन करो, एग्रीकल्चर रन करो, लेकिन एक नेशनल प्लान होगा, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जो नेशनल प्लान दिया जाएगा उसी के हिसाब से। फिर आता है एवरीवन मस्ट वर्क, एवरीवन मस्ट। इससे मेरे को वो याद आ गया, वो देखिए मूवी, वो अलादीन वाली, डिक्टेटर, ये थी ना मूवी जो कॉमेडी वाली थी, वो जब उससे नाम पूछा जाता है रेस्टोरेंट में, है ना, अलादीन से, तो क्या अलादीन था, क्या नाम था उसका, जनरल अलादीन नहीं, तो बोलता है ना एवरीवन मस्ट फॉर चांस, अपना नाम बताता है, वो साइन पढ़ के एवरीवन मस्ट फॉर चांस, मैं निकल जाता हूँ इधर उधर। तो एवरीवन मस्ट वर्क, कोई क्लास एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए लेबर से, कि ये ऊंचे तबके का ये काम नहीं करेगा, ये छोटे तबके का ये काम करेगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये कर सकता, वो ये नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल आर्मी बनानी पड़ेगी फॉर फार्मिंग, एक आर्मी, और फार्मिंग कर दो भाई, पूरी आर्मी फैला दो, फौज फैला दो, इंडस्ट्रियल आर्मीज होगी, सब काम करेंगे। उसके बाद मर्ज सिटी एंड कंट्री साइड लाइफ, कोई शहर नहीं रहेगा, कोई गरीब गांव नहीं रहेगा कि गांव अलग हो गया शहर अलग हो गया, हमें इरेज करना है। अर्बन और जो रूरल के बीच में जो डिवाइड है उसको इरेज करना है, सब मिलजुल के रहेंगे। और उसके बाद फ्री पब्लिक एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए फ्री रहेगी। चाइल्ड लेबर बैन हो जाएगा, कोई बच्चा काम नहीं करेगा। स्कूल को और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को जोड़ देंगे, कि स्कूल से ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में आओगे तो कैसे तुम सर्वाइव कर सकते हो, रियल वर्ल्ड में आओगे तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसका उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एंगेज ने और मार्क्स ने लिखी। अब यहाँ पे इनसे इन्होंने पूछा लोगों ने कि भाई साहब, जो क्रिटिक्स थे, कि भाई इसमें रोल ऑफ द स्टेट का है, आप एकदम से स्टेट तो हटा नहीं सकते, कम्युनिज्म में क्या रोल रहेगा स्टेट का। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई टेम्प्रेरी पावर टूल रहेगा, एक पावर टूल की तरह यूज़ किया जाएगा, विच विल बी यूज बाय द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास यूज़ करेंगे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, ये रहेगा रूल ऑफ स्टेट। फिर उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी विच इंग्लिश में ट्रांसलेट टू डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, जहाँ पे वर्कर्स टोटल पावर रखेंगे सोसाइटी को ट्रांजिशन करने के लिए, वर्कर्स के थ्रू सब होके जाएगा, क्योंकि वर्कर तुम्हारी इकोनॉमी चला रहे हैं, वर्कर को पता है क्या सही है क्या ख़राब है। तो सबने बोला कि भाई ऐसा क्यों तुम करना चाह रहे हो मार्क्स बाबा। तो इन्होंने कहा कि भाई जिस दिन क्लास कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगी उस दिन हमें स्टेट की ज़रूरत नहीं है, उस दिन हमें सरकार की ज़रूरत नहीं, वो उस दिन सोसाइटी अपने आप चलेगी। और हमें यही चाहिए, ये नहीं चाहिए वोटिंग हो रही है,
नीचे लोग लाए जा रहे हैं, ये नहीं अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं। हमें एक स्टेट डिसॉल्विंग सोसाइटी चाहिए जो अपने आप फुली फंक्शनल हो, एक टेरेरियम की तरह। टेरेरियम होता है ना, घास मिट्टी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़े से आइसोपॉड्स छोड़ दो, कीड़े मकोड़े, पानी डाल के थोड़ी सी श्रिम्स छोड़ दो, वो सेल्फ सस्टेनिंग, उसको ऊपर से बंद कर दो, अपने आप ही उसमें एक सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ बन गई है। हमें वो बनाना है भाई, एज सिंपल एज दैट। भाई साहब सवाल ये उठता है कि मार्क्स इतना चिढ़ते क्यों थे कैपिटलिज्म से? ऐसा क्या था भाई, सोसाइटीज़ इतना प्रोग्रेस कर रही हैं आज की डेट पे, जो भी मॉडर्न आप कह सकते हैं एडवांसमेंट है, मॉडर्न इंस्टीट्यूशनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो भी हुआ है, इंस्टीट्यूशन से लेके जितने सिस्टम्स है सब कैपिटलिज्म की वजह से। फिर भी ये बंदा अजीब ही है, क्यों चिढ़ रहा है इतना कैपिटलिज्म से? तो यहाँ पे मार्क्स के कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो जो कि मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहला, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स पे जो इन्होंने ध्यान दिया वो तो था ही कि भाई वर्कर्स वैल्यू ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनको उस वैल्यू का कुछ मिल नहीं रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से गुजर रहे हैं, अपने आप को ही भूल चुके हैं, दे आर लूजिंग देमसेल्व्स। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट सरप्लस है वो कैपिटलिस्ट की जेब में जा रहा है, वो तो सबको पता ही है। इसको मार्क्स ने लीगलाइज थेफ्ट का, एक होती है चोरी जो कि लीगल होती है, लेकिन ये ऐसी चोरी है जो लीगली सब आंखों के सामने हो रही है और उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, कि रिच रिचर हो रहा है, पुअर पुअरर हो रहा है। दूसरा, मैसिव इनइक्वालिटी, कि भाई इतना सा 1% या 0.1 या 0.01% सब कुछ ओन करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, द फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, सब उसके हाथ में। बाकी से भैया गए घुइयाँ के खेत में तेल निकालने, हमें उससे मतलब नहीं। ज़्यादातर लोग, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, 99.999% पॉपुलेशन जो है वो फंसी हुई है मजदूरी में टू सर्वाइव, कि किसी तरह सर्वाइव कर जाए। वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो जा रही है टॉप पे, जबकि जो पुअर लोग हैं वो नीचे स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी से इनका एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बता नहीं पाया, इनका सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में होता है। एक होता है सब स्ट्रक्चर जो नींव रखता है सोसाइटी की, या आप कह लें किसी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है। सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है, 5 माले 6 माले 7 माले की, 8 फ्लोर की, जितनी की भी। तो सोसाइटी में सब स्ट्रक्चर इज़ आपका मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जितने भी आपके सिस्टम्स है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक सिस्टम्स। और आपके सुपर स्ट्रक्चर में सारी आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें कह सकते हैं, रिलीजन, फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट, पॉलिटिकल सिस्टम, आइडियोलॉजीज, डॉगमास, वो ऊपर बनती है, सोसाइटी उसके ऊपर बनती है, नॉट द अदर वे अराउंड। तो इस वजह से मैसिव इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो घूम फिर के लोग बोलते थे कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट तो यही है ना भाई, कैपिटलिज्म की वजह से सब कुछ है भाई, एंगेज ही तुम्हें पाल रहा है एक तरीके से, ही इज़ ऑल्सो कैपिटलिस्ट। तो उस पर ये सिंपल आर्गुमेंट देते हैं, वो कहते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल्स, विच इज़ कैपिटलिज्म अनस्टेबल है, आज की डेट पे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, अचानक से क्रैश कर जाएगा, इकोनॉमी क्रैश होती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है कैपिटलिज्म की वजह से। ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है भाई, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लग जाता है, ले ऑफ आने लग जाते हैं, पॉवर्टी होने लग जाती है, वॉर्स होते हैं, रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और ये साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। नुकसान में कौन होते हैं? ऑर्डिनरी लोग। जो टॉप लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो तो अपनी पतली गली से निकल लेते हैं, मासूम लोग फंसते हैं, मासूम लोगों की वाट लगती है। चौथे पे इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म बुरा क्यों? क्योंकि डीह्यूमनाइज कर देता है लेबर को, वो अपने आप को इंसान समझ ही नहीं पा रहा, वो टूल समझ रहा है अपने आप को, मैं एक मशीन हूँ। अपने ही प्रोडक्ट, जो कि मैंने ये प्रोडक्ट बताया, अपने ही प्रोडक्ट से डिटैच फील कर रहा है कि मैंने ही प्रोडक्ट बनाया। पहले मेरा इस प्रोडक्ट को बनाने का पर्पस था, मोटिव था, खुशी थी, डिज़ायर था, अब तो सब ख़त्म हो गया, बस ये 2 वक्त की रोटी के लिए मैं काम करता हूँ। फिर उन्होंने कहा जॉब्स कैपिटलिज्म के अंडर एकदम एम्प्टी फील करते हैं, मैकेनिकल और एलियनेटिंग। और होता ही है भाई, मैं 1-2 मेरे जानने में लोग हैं जो गुड़गांव जाते हैं, यहाँ पे गुड़गांव कहते हैं भाई ऐसा लगता है कि तुम छत हटा दो ना अगर हर ऑफिस बिल्डिंग की, ऐसा लगता है क्यूबिकल्स ही क्यूबिकल्स हैं, बस उसमें हर क्यूबिकल में एक आदमी बैठा हुआ है। बिल्डिंग में हज़ारों लोग हैं जो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, सब एक जैसे लगते हैं, चींटियों की तरह, आर्मी ऑफ एंड्स, एंड इट्स वेरी वियर्ड। 5वें पे इन्होंने कहा फॉल्स फ्रीडम, कि भाई लोगों को लग रहा है कि वो फ्री हैं कैपिटलिज्म के अंडर, लेकिन असली में दे आर ट्रैप्ड, वेज स्लेवरी में ट्रैप्ड है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल फाइट क्लब में देखा है, कंज्यूमरिज्म के ऊपर जो बात कर रखी है, फाइट क्लब जो मूवी है उसमें
आप चूज़ कर रहे हो वर्क करना कि भाई मैं चूज़ कर रहा हूँ, मैं चूज़ कर रहा हूँ, मैं इस नौकरी में जाऊँगा, मैं चूज़ कर रहा हूँ, मेरे को इस कंपनी में काम करना है, बट असली में चॉइस आपकी है नहीं। अगर आपको सर्वाइव करना है, नौकरी के अलावा कोई और चॉइस है ही नहीं। और यही लोगों को लगता है कि नौकरी में फंस गए, अब क्या करें क्या ना करें। इसलिए मैं जब भी मैं बनाता हूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है जिसको मैं बताता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन करके, बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट मोड टू अर्न मनी। और ये मैंने मास्टर क्लास लॉन्च करने के बाद और ऑनलाइन बाकी बिजनेस चलाने के बाद समझा। पर्टिकुलरली कंटेंट क्रिएशन इज़ द ईजीएस्ट मोड टू अर्न मनी। लोगों को बताता हूँ, लोगों को लगता है स्कैम है, क्योंकि उनको हार्ड वायर किया हुआ है ना कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ने कि किस तरीके से आप, वो भी एक फॉर्म का कैपिटलिज्म है नो डाउट, बट एटलीस्ट इट सर्व्स यू, इट गिव्स यू फ्रीडम। उसी के बारे में मैं अपने चैनल नीचे फराज खान पे बताता हूँ, दूसरा जो चैनल है मेरा उसके बारे में समझाता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, कि कैसे यू कैन बिकम अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर एंड अर्न एक्चुअल मनी। वो स्कैमिंग वाला नहीं, वो एडसेंस वाला पैसा नहीं, कैसे यू कैन एक्चुअली अर्न मनी बाय बिकमिंग अ क्रिएटर। तो यू कैन गो एंड चेक दैट चैनल आउट, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आप को लग रहा है आप चूज़ करें, बट यू आर नॉट चूजिंग, यू आर स्टक। आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप दुनिया नहीं घूम सकते, आप इधर उधर जा नहीं सकते, आप मज़े नहीं कर सकते। जैसे मेरे को लोग बोलते हैं तू तो भाई यूट्यूबर है। दे हैव सीन 1% ऑफ माई लाइफ हु आई एम अ बिजनेस ओनर, आई एम इन टू स्पोर्ट्स, आई डू मैनी थिंग्स। मैं बहुत चीज़ों में घुसा हुआ हूँ, मैं दुनिया घूमता हूँ, मैं दुनिया में लोगों से मिलता हूँ। मैं एक कंट्री जाता हूँ तो 2 दिन 3 दिन नहीं रहता, फैमिली ट्रिप पे नहीं जाता, मैं 1.5 2 महीने के लिए जाता हूँ जब भी जाता हूँ एक्सप्लोर करने। दैट इज़ द फ्रीडम दैट आई हैव। हाउ? बिकॉज आई ब्रोक आउट ऑफ दिस, जिसको मैट्रिक्स बोल सकते हो तुम। तो दैट इज़ हाउ आई एन्जॉय। छठा, कैपिटलिज्म इज़ पावरफुल बट डेंजरस। मार्क्स ने ये बोला, कैपिटलिज्म ने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रोथ क्रिएट करी, इट इज़ वेरी अमेजिंग नो डाउट, बट उसकी वजह से जो सफरिंग और इनइक्वालिटी आ गई है वो उससे कुछ ज़्यादा ही है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा कि कम्युनिज़म का आना एक नेसेसरी स्टेप है, कम्युनिज़म नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है। एक फेयर वर्ल्ड बनाने के लिए, एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए जिसमें सब खुशी खुशी रह सके, कैपिटलिज्म को हटाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो फ्रिकिंग वे आउट। पार्ट 5 पे अगर हम देख लें कि भाई सब कुछ इतना खूबसूरत था, कार्ल मार्क्स ने इतनी सॉलिड थ्योरी दी, सबको अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा है, बट प्रैक्टिकलिटी में वेयर इट वेंट रॉन्ग। ऐसा क्या हुआ कि कम्युनिज्म स्टिल इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड लाइक डेमोक्रेसीज, है ना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेनी कंट्रीज डिक्टेटरशिप भी प्रेफर कर लेंगे, जर्मनी प्राइम एग्जाम्पल, रैदर कम्युनिज्म। और कैसे लोगों का फेथ जीता या हारा कम्युनिज्म, तो यहाँ पे देख लेते हैं वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग। सबसे पहले लेनिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो फ़ायदे करे वो ठीक है, जो फ़ायदे, अभी हम फ़ायदों की बात नहीं कर रहे, वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई रीज़न होगा ना कि इट्स नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, वॉट एवर दैट रीज़न इज़। ऐसा तो हो नहीं सकता इट्स सो गुड टू बी ट्रू दैट इट इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, राइट। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता, सरकार तो ठीक है इम्पोज कर रही है कैपिटलिज्म, लेकिन लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब किया, उनके बता देते हैं क्या हालत हुई। लेनिन हाईजैक मार्क्स विजन, लेनिन ने हाईजैक किया। लेनिन बहुत प्रॉमिसिंग लीडर निकला, मार्क्स को चाहिए था। और मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे कम्युनिज्म में कोई खोट नहीं है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में कोई खोट नहीं है, लेकिन लोग उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जैसे फ्रीडरिक नीचे के आइडियाज़ को हिटलर ने इंटरप्रेट किया था, वो गलत है। तो लेनिन ने हाईजैक कर लिया मार्क्स को। लेनिन क्रिएटेड अ रूलिंग एलीट क्रिएट कर दिया उन्होंने, वैनगार्ड पार्टी, लोगों से पावर ले ली। कहने को थी बाय द पीपल, बट इट इज़ नॉट बाय द पीपल। बुरी हालत हो गई लोगों की। स्टालिन का एग्जाम्पल ले, स्टालिन ने कम्युनिज्म को टिरेनी में बदल दिया, एक डिक्टेटरशिप बनाई। ही किल्ड ओवर मिलियंस, पर्जेस हुए, मिलियंस मरे उसके अंदर। गुलाग आर्किपेलागो किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर है कैसे एक कंसंट्रेशन कैंप में हालत होती है, एक उसमें कैदी ने लिखी हुई अपनी कहानी। और मार्क्स ने फ्रीडम के बारे में बात करी थी कि फ्रीडम, कॉमन लोगों को फ्रीडम, लेकिन स्टालिन ने लोगों में फियर डाला। फियर कैसे आ सकता है? फिर माओ का एग्जांपल ले ले, चाइना में माओज रेडिकलिज्म, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो माओ ने कहा, एक मैन मेड फैमिन की तरह बन गया। 15 to 55 मिलियन डेथ्स। और
ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन था वो अनलीश हो गया इनटू केओस एंड मास परसिक्यूशन. मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, कम्युनिज्म एक्सप्लेन्ड लाइक नेवर बिफोर. उसमें बड़े लोगों की मिर्ची लगी कि फैक्ट्स कहाँ से ला रहे हो, रिसोर्सेज कहाँ से ला रहे हो. मेरे को लाने की ज़रूरत नहीं भाई, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन इन द लाइब्रेरीज, इन द हिस्ट्री आर्काइव्स, हिस्टोरिकल आर्काइव्स. तो ये सब है वहाँ पे. पीपल आर नॉट, अगर इंसान को एक चीज़ से प्यार इतना हो जाता है कि वो अंधे हो जाते हैं, एकदम अंधे, आँख पे पट्टी, नहीं भाई जो है वो उसका कोई ना कोई बहाना देंगे, नहीं नहीं ये इसलिए हुआ होगा, वो इसलिए हुआ है, वो खाना इसलिए खा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है, उसको भूख इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उसने खाना ज़्यादा खा लिया, उसकी तबीयत इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि भूख लग रही थी, उसने ज़्यादा खा लिया. नहीं खा रही, वो पेलता गया, ओवर ईटिंग हो गई, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता. नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसकी आदत है, कोई बात नहीं. बच्चे नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा. सांड हो गया, सूज गया 25 साल की उम्र में, गुर्दे फेल कर गए. यही होता है भाई, जो कि हो गया. जो मार्क्स का सपना था एक स्टेटलेस यूटोपिया का, कि भाई अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सर्वाइवल एंड पॉपुलेशन होगी, वो सिर्फ ऑपरेशन में बदल के रह गया. कोई यूटोपिया नहीं बना, सबका कट गया. मार्क्स ने जो इमेजिन किया था कि एक पावरफुल स्टेट डिसअपियर हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ, और पावरफुल डिक्टेटरशिप रेजिम्स बन गई. इंस्टेड इट बिकेम मोर वायलेंट, मोर पावरफुल और कंट्रोलिंग बन गई दैन एवर बिफोर. लेकिन फिर भी लोगों ने इसके ऊपर अपना भरोसा दिखा. वाई पीपल स्टिल बिलीव इन इट? क्योंकि लोगों को दिखाया भाई, इट प्रोमिसेस इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि भाई कोई रिच वर्सेस पुअर नहीं होगा, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, इक्वल सब कुछ मिलेगा, सबके लिए फेयरनेस इक्वल होगी, जस्टिस इक्वल होगी. और ये आइडिया इमोशनली पावरफुल था, बहुत ज़्यादा इनरेजिंग था, स्पेशली इन एन अनफेयर वर्ल्ड जहाँ सबके साथ इतना गलत हो रहा था. तो लोगों को एक प्रॉमिस दिखा. दूसरा, अभी भी लोग उसको इसलिए एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ और ऑनलाइन फोरम्स में बहुत ही अभी भी ट्रेंडी है. मार्क्सिस्ट थ्योरीज अभी भी स्कूल में पढ़ाई जाती है. जेनजी को मीम्स और टिकटॉक के ऊपर पोस्ट बनाते हैं, और मैंने रेडिट के ऊपर देखा, फेसबुक ग्रुप के ऊपर देखा, बड़ा एस्थेटिक लगता है उनको, विदाउट नोइंग द फुल कॉन्टेक्स्ट. थ्योरेटिकली वेरी गुड, प्रैक्टिकली जिनके साथ बीती उनसे पूछो. यंग लोग उसको रोमांटिसाइज करते हैं, जो कि होगा. इस कमेंट के नीचे भी बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी किसी वर्ड को लेके, किसी लाइन को लेके, जो कि फैक्चुअली करेक्ट है, हिस्टोरिकली करेक्ट है, लेकिन उनको शायद पसंद नहीं आया क्योंकि उनके दिमाग में रोमांटिक व्यू है कम्युनिज्म का. बट इट फेल्ड फकिंग मिजरेबली एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल एट अ बिगर लेवल. बट उसको रोमांटिसाइज करके बिना हिस्ट्री पढ़े लोगों को लगता है बड़ा अच्छा है, चार चंद इंटरनेट पे पॉइंट्स पढ़ के. और चौथा इस कैपिटलिज्म में इनका कोई पता है टाइम ही नहीं है. पता है तेरे को, यहीं चारपाई लगा लगा के सोते हैं, कभी भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं. 7 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कुछ है ही नहीं. कभी भी अपनी मर्जी से उठा के कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते हैं. भाई टाइम होता है, मलेशिया जैसी कंट्रीज में टाइम है, इतने बजे शुरू करोगे उतने बजे ख़त्म कर दोगे. चौथा इनको कैपिटलिज्म के फ्लॉज दिखते हैं. इनको दिखता है भाई पावर्टी है, ग्रीड है, क्लाइमेट कोलैप्स हो रहा है, तो ख़त्म हो रहा है, कैपिटलिज्म ख़त्म कर रहा है. लेकिन कम्युनिज्म एक बोल्ड सोल्यूशन की तरह है. हाँ भाई एक सोल्यूशन मिला है इस ब्रोकन सिस्टम का, उस सोल्यूशन का हम फ़ायदा क्यों नहीं उठाएं. तो इन सब की वजह से पीपल स्टिल बिलीव इन इट. पीपल स्टिल फील कि दिस इज़ द राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट फॉर्म ऑफ ओनिंग स्ट्रक्चर, जो भी आप कहना चाहें. छठे पार्ट में इसके फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म ले लेते हैं कि क्या रहे हैं कम्युनिज्म के. फिलोसफिकल क्रिटिसिज्म में सबसे पहले हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म ले, विच इज़ मार्क्स कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल की वजह से हिस्ट्री फॉर्म हुई है एंड क्लास स्ट्रगल ड्राइव्स हिस्ट्री. तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि मार्क्स ने ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया एकदम. किस पे? इकोनॉमिक लेवल पे, विच इज़ नॉट feasible. ह्यूमन स्ट्रगल एंड ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लेयर्स डीप जाती है. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू जस्ट रिड्यूस टू मेयर इकोनॉमिक्स और बोलो कि हाँ भाई हो गया काम. दूसरा इज ओवर सिंप्लीफाइड क्लास थ्योरी. जितना सिंप्लीफाई कर दिया ना सोसाइटी, रिच वर्सेस पुअर, रिच हो रहा है, पुअर हो रहा है, हमें उसे ख़त्म करना है. सोसाइटी और लेयर्ड है. मिडिल क्लास है, उसमें रिलीजन है, उसमें कल्चर मैटर करता है. मिडिल क्लास कहाँ गई? अपर मिडिल क्लास कहाँ गई? लोअर मिडिल क्लास कहाँ गई? Tier 1, Tier 2, Tier 3 कहाँ गया? कुछ नहीं, बस बोल दिया.
दिस इज़ नॉट हाउ सोसाइटी एंड कल्चर्स वर्क। फिर इनके सूडो साइंटिफिक डायलेक्टिक्स के ऊपर बात हुई कि भाई डायलेक्टिक मटीरियलिज्म या तो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा तो कुछ नहीं एक्सप्लेन करेगा, और कार्ल पॉपर ने इसके ऊपर कहा कि भाई ये अनफॉल्सिफाइबल है और वेग है, कॉन्सेप्ट ही वेग है अपने में। उसके बाद यूटोपिया और डेंजरस, एक यूटोपियन डेंजरस कॉन्सेप्ट जो है ये वो है, एक परफेक्ट फ्यूचर प्रॉमिस हो रहा है, लेकिन उस परफेक्ट फ्यूचर को जस्टिफाई करने के लिए जो वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसके ऊपर कामू ने कहा कि रेवोल्यूशंस दैट प्रॉमिस हेवन लीड टू हेल, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने कहा था। एंड लास्ट के दो, एक मॉरल रिलेटिविज्म की जो कहा जाता है ना, दी एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब दी एंड यूटोपिया हो गया और मीन्स हो गया वायलेंस सेंसरशिप, जो कि इन सारे लीडर्स ने कहा कि हम तो यूटोपिया क्रिएट कर रहे हैं, लोग क्रिएट कर रहे हैं, हो रहा है। सरकारी जूते बना के देगी आपको रशिया में, सारे जूते हम बनाएंगे, क्या हो गया, जूते ही जूते, रोटी खाने को नहीं है, जूते जूते हीप्स में, रोटी है ही नहीं। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स गई तेल लेने। और फाइनली जो ये हर्ड मेंटालिटी थी उसको एक स्लेव मेंटालिटी के तरह का, हर्ड मेंटालिटी की भेड़ चाल हो गई ये तो भाई साहब, जो कि कहा नीचे ने। तो स्लेव मोरालिटी एक वो कॉन्सेप्ट था जो कि था विच वॉज मोर ऑफ, क्या कह सकते हैं, क्रिश्चियनिटी रिलेटेड, एंटी क्राइस्ट रिलेटेड, बट यहाँ पे भी यू कैन सी द झलक। आगे डिनायल ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कि भाई इतना कलेक्टिव गुड कर दिया है कि पर्सनल फ्रीडम तो इंसान की ख़त्म हो गई है, सब कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ पे, कोई डिसेंट नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई अपने थॉट्स नहीं है, कोई अपने आइडियाज़ नहीं है, खुद की कोई मेहनत की कमाई नहीं है, सब बस भाई कैपिटलिज्म में जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जिस पे ज़्यादा दिमाग है वो कमा तो रहा है एटलीस्ट। यहाँ पे तो सबको एक जैसा। और आइडियोलॉजिकल डॉगमा सबसे इम्पॉर्टेंट, एक स्टेट रिलीजन बन गया, जैसे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म जैसा कॉन्सेप्ट हो गया, सेंसरशिप हो गई, प्रोपोगंडा हो गया, फोर्स्ड कन्फॉर्मिटी की, यही करना है, ऐसे ही दिखना है, यही पहनना है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सब ये करेंगे, सब ऐसे ही रहेंगे, सब इसको अबॉलिश करेंगे, सब इसको बैन कर देंगे। साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, अगर कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हो आप तो कोई मोटिवेशन नहीं है। जो मेहनत करता है उसको भी उतनी वेजेस, जो सो रहा है बैठ के ओंग रहा है अपने डेस्क के ऊपर उसको भी उतनी वेजेस, क्योंकि इक्वल वेजेस की बात चल रही है, इक्वल पे है, कोई रिवॉर्ड नहीं है। एपैथी है, जैसे एम्पैथी होती है ना, अच्छा एपैथी है। प्रोडक्टिविटी एकदम लो होगी ऐसी सोसाइटीज़ में, जो कि हुआ। एक कोटेशन है, आई कोट, दे प्रिटेंड टू पे, वी प्रिटेंड टू वर्क, आई अनकोट। उन प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम पे कर रहे हैं तुम्हें, जो ऊपर के लोग हैं, कम्युनिज्म है, हम प्रिटेंड कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन असली में कोई काम हो नहीं रहा। फिर ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है तो कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तोड़ो फोड़ो। कलेक्टिव फार्मिंग है, हाउसिंग है, विच इज़ इक्वल टू निगलेक्ट, कि सबका है भाई, ये करेगा वो करेगा वो करेगा वो करेगा वो करेगा, कोई नहीं कर रहा। उसके बाद क्रिएटिविटी सफोकेट हो रही है यहाँ पे, क्यों? वन पार्टी अप्रूव्स एवरीथिंग, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सब कुछ वो बता रही है कि जो ऊपर के लोग बैठे हैं ऐसे हो रहा है, कि भाई कोई तो होगा जो डिसीजन ले रहा है, जो बोलेगा कम्युनिज्म लागू हो रहा है। लोग क्या करेंगे इसमें, फेक ओबीडियंस करेंगे, अपने ट्रू थॉट्स हाइड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेंसरशिप है, पता है पीटे जाएंगे अगर अपनी दिल की बात कहेंगे। क्रॉनिक फियर एंड डिस्ट्रेस आ रहा है, सीक्रेट पुलिस, इन्फॉर्मेंट, पैरानोया, कोई भी पुलिस कभी भी पकड़ लेगी आके, फैमिलीज ऑनेस्टली बोल नहीं पा रही है। उसके बाद हेल्पलेसनेस, कोई फ्रीडम नहीं है चूज़ करने की, इमोशनल नमनेस हो गई है, लोगों को अंदर पावरलेस फील हो रहा है कि हमारे पास कोई ताकत ही नहीं है, हम तो ट्रैप्ड है, अपनी थॉट्स में फंस के रह गए हैं, अपनी लाइफ में फंस के रह गए हैं। एंड स्टंटेड ह्यूमन फ्लरिशिंग, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकता, एक्सीलेंस को कोई रिवॉर्ड नहीं करना चाहता, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इससे लास्ट पार्ट पे हम बात करेंगे कि क्या मार्क्स प्रॉफिट थे। कार्ल मार्क्स प्रॉफिट थे, हाँ एक तरीके से थे। उन्होंने फ्यूचर देख लिया था सोसाइटी का कि भाई सोसाइटी ऐसी होगी अगर कैपिटलिज्म होगा, जो कि है अभी भी, गरीब है, अमीर है, लेकिन क्या ट्रू प्रॉफिट है वो कहना ज़रा मुश्किल है। सैल्वेशन तो उन्होंने दिया, रिडेम्पशन तो उन्होंने दिया, बट दिक्कत हो गई आगे। उन्होंने रिलीजन रिप्लेस करने की कोशिश करी, बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ एन एथीस्ट हिमसेल्फ, बट हिज यूटोपिया नेवर वर्कड, वो कभी काम नहीं कर पाया। उनके प्रेडिक्शंस फ्लॉड थे, उनके प्रेडिक्शंस रियल लाइफ में कभी एप्लीकेबल हो ही नहीं पाए, वो प्रैक्टिकलिटी में टूट गए, डूब गए, लेकिन काम नहीं हो पाया।
ही वॉज अ फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट, बट कुछ ज़्यादा ही इकोनॉमी को फिलोसफिकल बना दिया इस हद तक कि वो प्रैक्टिकली फीजिबल ही नहीं हो पाया. तो एट द एंड ऑफ द डे ये कह सकते हैं ही वॉज अ प्रॉफिट एंड नॉट अ प्रॉफिट. तो इस लेक्चर को मैं इतना ही रखना चाहता हूँ. तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में. अगर हमारा थ्रोट काम किया, और अगर नहीं किया तो आई डोंट नो मैं कब तक कंटेंट बना पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे थ्रोट की यही वीडियो बना के हालत ख़राब हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. चलो.